हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओल्ड एनसीईआरटी क्लासेज में। तो आज हम लोग क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है नगर जीवन का आरंभ, इसको हम लोग नोट्स के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है गांव से नगरों का विकास। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि गांव से आखिर नगरों का विकास कैसे हुआ। तो गांव का विस्तार। समय के साथ छोटे गांव बड़े होते गए और उनमें रहने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। नई आवश्यकताएं। तो जनसंख्या वृद्धि के साथ नई ज़रूरतें पैदा हुई और नए धंधे शुरू हुए। अधिशेष उत्पादन। गांव के निवासी संपन्न थे क्योंकि वे अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पादन करते थे। वस्तु विनिमय। तो अधिशेष अनाज को कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और आभूषण जैसी चीज़ों के बदले में दिया जाता था, यानी कि वस्तु का एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे, वस्तु विनिमय करते थे। श्रम विभाजन। अब हर परिवार को खेतों में काम करने की आवश्यकता नहीं थी। जुलाहे, कुम्हार और बढ़ई जैसे कारीगर अपनी वस्तुओं को अनाज के बदले में बेचते थे। व्यापार का विस्तार। व्यापार बढ़ने के साथ कारीगर एक साथ रहने लगे, जिससे गांव धीरे धीरे नगरों में बदल गए। अब अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्राचीन नगर। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना नगर हड़प्पा, जो कि रावी नदी के तट पर, और दूसरा महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध पाकिस्तान में है। इन नगरों की खोज से सिंधु सभ्यता का पता चला। इसका नामकरण। तो इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु घाटी में फैली हुई थी। अब इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि अन्य खोजे गए नगरों का जीवन हड़प्पा से मिलता जुलता था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले मिला था। अगला टॉपिक है अन्य महत्वपूर्ण स्थल। तो पंजाब में मिला है रोफर और राखी गढ़ी, बलूचिस्तान से मेहरगढ़, कच्छ की खाड़ी में धौलावीरा, गुजरात में लोथल और राजस्थान में कालीबंगा। ये हड़प्पा का कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। इसके बाद अगला टॉपिक है भौगोलिक विस्तार। तो हड़प्पा संस्कृति सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू, उत्तरी राजस्थान, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार इतने क्षेत्रों में था। इसे सभ्यता कहा जाता है क्योंकि लोग पहले के युगों की तुलना में अधिक उन्नत जीवन जी रहे थे। हड़प्पा को सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों का जीवन उन्नत था। वे अपने जीवन को अधिक व्यवस्थित रूप में जी रहे थे। नगरों का निर्माण अच्छी योजना और प्रबंधन के साथ हुआ था। अब लेखन कला अगला टॉपिक है। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग लिखना जानते थे और अपनी भाषा को चित्र संकेतों में लिखते थे। दुर्भाग्य से इन चित्र संकेतों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है ये चित्र संकेतों में मिलता है और इसे अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई है। इसमें अगला टॉपिक है हड़प्पा संस्कृति और अन्य समकालीन सभ्यताएं। तो समकालीन सभ्यता में देखते हैं हम लोग हड़प्पा संस्कृति का विकास उसी समय हुआ जब एशिया और अफ्रीका के अन्य भागों में भी महत्वपूर्ण सभ्यताएं फल फूल रही थी। इनमें मिस्र, नील नदी की घाटी में, मेसोपोटामिया, फरात और दजला नदियों की घाटी में, और चीन में जो सभ्यता थी ये हांगहो नदी की घाटी में शामिल है। ये जो थी हड़प्पा की समकालीन सभ्यताएं थी। जिस समय हड़प्पा सभ्यताएं अपने विकास की अवस्था में थी उसी समय ये सारी सभ्यताएं भी फल फूल रही थी। इसके बाद अगला टॉपिक है हड़प्पा कालीन परिवेश। तो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं भौगोलिक स्थिति। तो उस समय भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान भी शामिल है, जंगलों से घिरे हुए थे। सिंध और राजस्थान आजकल की तरह रेगिस्तानी इलाके नहीं थे, बल्कि उनकी जलवायु नम और उपजाऊ थी। अभी हमें जैसे सिंध और राजस्थान की स्थिति देखने को मिलती है वे हड़प्पा काल में ऐसी नहीं थी, वे उपजाऊ थी। वहाँ की जलवायु उपयुक्त थी कृषि के लिए।
जीव जंतु। इस क्षेत्र के लोग जंगली जानवर जैसे बाघ, हाथी और गैंडे से परिचित थे। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा काल के जो लोग थे बाघ, हाथी और गैंडे के विषय में उनको जानकारी थी। अगला टॉपिक है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। जंगलों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग भट्ठों में ईंटें पकाने और मकान बनाने के लिए किया जाता था। लकड़ी से नौकाएं भी बनाई जाती थी जो परिवहन और व्यापार में मददगार थी। तो लकड़ी जो जंगल से प्राप्त होता था उसका प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता था। ईंट बनाने के लिए जो भट्ठा था उसमें लकड़ी का प्रयोग किया जाता था और साथ ही लकड़ी से नौका भी बनाई जाती थी जो परिवहन और व्यापार में सहायता करती थी। पर्यावरणीय स्थिति। उस समय का पर्यावरण आज की तुलना में अधिक हरा भरा और जलवायु अनुकूल था जो कृषि और निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त था। पर्यावरण जो था अनुकूल था जिससे कृषि अच्छी व्यवस्थित तरीके से होती थी। हड़प्पाकालीन कृषि और अनाज का उत्पादन। तो उपजाऊ भूमि। तो हड़प्पा काल में भूमि जो अत्यंत उपजाऊ थी जिससे कृषि उत्पादन अधिक होता था। मुख्य फसल क्या थी? तो हड़प्पा काल का जो मुख्य फसल था जौ और गेहूँ था। जौ और गेहूँ का अधिक मात्रा में उत्पादन होता था। खेतों में हल का उपयोग किया जाता था जिससे अनाज की पैदावार अधिक होती थी। सिंचाई प्रणाली। तो खेतों की सिंचाई के लिए नदियों से नहरें निकाली गई होंगी जो कृषि और अधिक प्रभावी बनाती है। तो सिंचाई के लिए नहर का व्यवस्था की गई होगी शायद, ये अनुमान लगाया गया है। अधिशेष उत्पादन। तो गांव में लोगों की आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पादन किया जाता था और जो अतिरिक्त अनाज है ये नगरवासियों के लिए शहरों में भेज दिया जाता था। तो गांव के लोग जो थे अनाज का अधिक उत्पादन करते थे और उनकी जो आवश्यकता थी उससे अधिक अनाज को वे शहरों में नगरवासियों के लिए भेज देते थे। हड़प्पाकालीन नगरवासियों की जीविका और व्यापार। नगरवासियों का व्यवसाय। नगरवासी मुख्यतः शिल्पकार और व्यापारी थे। वे खेती नहीं करते थे बल्कि विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन और विनिमय करके जीविका चलाते थे। यानी कि जो नगर के लोग थे ये कृषि नहीं करते थे, वे शिल्पकार और व्यापारी होते थे। शिल्प उत्पादन। वे अपने हाथों से मनके, कपड़े और गहने जैसी वस्तुओं का निर्माण करते थे। ये वस्तुएं नगरों में उपयोग की जाती थी। व्यापारिक गतिविधियाँ। इन वस्तुओं को दूर देशों में भी निर्यात किया जाता था। व्यापारिक संबंध फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया और सुमेर सभ्यता तक फैले हुए थे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हड़प्पा के लोग थे ये फारस, मेसोपोटामिया और सुमेर सभ्यता से व्यापार करते थे।